नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में कुर्सी की जंग है, जिसमें जीत हासिल करने के लिए पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं, जबकि सपा को सफलता दिलाने के लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस को कामयाबी दिलाने के लिए प्रियंका गांधी पूरी ताकत झोंक रही हैं। उधर मायावती और अन्य दलों के प्रमुख भी माहौल बनाने में पीछे नहीं हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इस वक्त तीखे वार पलटवार भी खूब हो रहे हैं। खैर, मतदाता किससे प्रभावित होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल कुर्सीनामा में आपको लेकर चलते हैं आगरा जिले के उस विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी 4 बार जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन सपा का अब तक यहां खाता नहीं खुल सका है। तो चलिए इस सीट के हर सियासी समीकरण को समझने के लिए शुरू करते हैं कुर्सीनामा का आज का सफर। उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी दलों के बीच वार पलटवार का दौर भी लगातार तेज हो रहा है। वहीं आने वाले समय में सियासी उठापटक भी खूब देखने को मिलेगी। बहरहाल फिलहाल बात आगरा जिले में आने वाले फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा यमुना और ऊंटांगन नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना और ऊंटांगन नदी में बहते पानी की तरह चुनाव में मतदाताओं का मूड भी बदल जाता रहा है। आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस को साल 1985 के बाद कभी जीत नहीं मिल सकी, जबकि सपा का तो अब तक यहां खाता भी नहीं खोला। खैर, अब की बार क्या होगा, किस तरह के यहां समीकरण है और ये किसके पक्ष में है, बीजेपी कितनी मजबूत है, इसे लेकर विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पुरुष जबकि 1,35,000 के आसपास महिला मतदाता हैं। समस्याओं पर नजर डालें तो यहाँ इनकी कोई कमी नहीं है। जगह जगह सड़कें खस्ता हाल हैं, ट्रैफिक व्यवस्था का बुरा हाल है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी अब तक कोई बड़ा खास सुधार नहीं हो सका है। रोजगार के साधन बहुत कम है, लिहाजा बेरोजगारी तेजी से पांव पसार रही है। खैर, अब इन सबके बीच फतेहाबाद की चुनावी जंग में किसकी जीत होती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। फतेहाबाद आगरा से मनोज चहल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे फतेहाबाद संवाददाता मनोज चहल से। वहीं कुछ सीट के कुछ और भी दिलचस्प पहलुओं को हम जानेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत राव से, जो कि लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले रुक करेंगे मनोज चहल का। मनोज से यहाँ पर धरातली स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि फतेहाबाद सीट की आज हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ धरातली स्थिति देखी जाए तो क्या कुछ यहाँ मतदाता का मूड समझ में आता है, क्या कुछ यहाँ के स्थानीय मुद्दे। जी कृतिका, मैं बता दूं कि जिस तरीके से 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया था, जितेंद्र वर्मा 2017 में यहाँ से विधायक चुने गए थे, तो निश्चित तौर पर यह देखा जा सकता है कि जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी अपने कैडर के हिसाब से नहीं जीत पाता है। यहाँ की जीत और हार का फैसला निषाद वोट करते हैं। निषाद वोट और ठाकुर वोटों का ये बाहुबल माना जाता है। यहाँ दलित वोट भी है, गुर्जर वोट भी है। लगातार जिस तरीके से पिछले अगर 3 वर्षों के हम आंकड़े की बात करें तो आज समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व तो दिखाती है, लेकिन अभी यहाँ पर फतेहाबाद विधानसभा में जीत का परचम नहीं लहरा पाई है। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी चिंतन का विषय है कि जिस कम अंतराल से समाजवादी पार्टी हारती है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो राजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे फतेहाबाद विधानसभा से, जो छोटेलाल वर्मा 2012 में छोटेलाल वर्मा बसपा के जो कैंडिडेट थे उनको बहुत कम ही वोटों के आंकलन में उनको हार मिली थी। अब अगर 2017 की बात करें तो भाजपा से जितेंद्र वर्मा से भी उनको करीब 24,000 के आसपास वोटों से उनको हार मिली है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर जो राज्य मंत्री रहे राम सकल गुर्जर, वो भी इसी फतेहाबाद विधानसभा से आते हैं। और गुर्जरों का भी बोलबाला है, जो समाजवादी पार्टी में अच्छी पैठ रखते थे, समाजवादी सरकार में उनका रुतबा था, उसके बावजूद भी वो अपनी वोटों को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं।
तो कहीं ना जी। कहीं ये सोचने वाली बात होगी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी फतेहाबाद विधानसभा में बिछड़ रही है वो एक उनके लिए चिंतनीय विषय है। दूसरी अगर पहलू की हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से एक मजबूत पार्टी उभर कर आती है। बहुजन समाज पार्टी आगरा का दलितों की राजधानी आगरा को कहा जाता है। तो जी। बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो लगातार फतेहाबाद विधानसभा में अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ से सैलू जादौन जो फतेहाबाद से बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है पिछली बार के जी। वोटों के आसपास ही वोट पा पाए थे और तीसरे नंबर पर वो फतेहाबाद विधानसभा में रहे थे। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण यहाँ एक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय अगर हम विकास कार्य की अगर बात कर ले तो टर्नओवर पूरा समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के जो जितेंद्र वर्मा विधायक हैं वो लगातार विकास कार्य अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए करा रहे हैं, लेकिन समस्या तस्कीमत बनी हुई है। क्षेत्रीय लोगों का जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक करते हैं तो वहाँ जो सड़कें हैं वो खस्ता हालत में पड़ी हुई हैं। आए दिन वीडियो वायरल होते हैं कि तालाबों में बस और जो भी वाहन है वो पलटने की सूचनाएं आती रहती हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें तो शिक्षा व्यवस्था का भी बदहाली स्थिति में फतेहाबाद विधानसभा में देखी जा सकती है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जिस तरीके से कोरोना काल से लगातार स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड में तो नजर आता है, लेकिन जो डेंगू भी एक वायरल लगातार चला था, उसको लेकर भी फतेहाबाद विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई थी, जिसको लेकर अनंत शिकायतें फतेहाबाद विधानसभा से आई थी, जिसको लेकर जो प्रमुख सचिव थे उनका दौरा भी आगरा में हुआ था। उन्होंने ही फतेहाबाद विधानसभा को चुना। उन्होंने कई सीएससी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, वहाँ के जो अधीक्षक थे उन पर कार्रवाई भी की गई। तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है, अगर कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो विकास कार्य अभी फतेहाबाद विधानसभा में नहीं हुए। वहाँ के जो लोग हैं जो इन विश्वास के साथ वोट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हम निश्चित तौर पर अपने विकास कार्यों को पूर्ण कराएंगे, जो पिछली सरकारों में नहीं हुए, तो लंबे अरसे से हालत में पड़े। विकास से यहाँ की जनता अभी वंचित है। हमारे साथ प्रशांत भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। प्रशांत, यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी गर्म है, तमाम दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में यदि फतेहाबाद सीट की पर्टिकुलर बात की जाए तो यहाँ पर अभी सपा का एक भी बार खाता नहीं खुला है। यहाँ पर लगातार बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है और उसके बाद कांग्रेस ने भी यहाँ पर अपना दबदबा कायम रखा है, लेकिन यहाँ सपा ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। तो यहाँ पर कितनी चुनौती देखी जा रही है सपा के लिए? कृतिका, मैं आपको बता दूं कि सपा के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि सपा ने आज तक इस सीट पर अपनी जीत नहीं दर्ज कर पाई। हालांकि एक बार आरपीआई, एक बार बहुजन समाज पार्टी ने जरूर यहां दर्ज की है अपनी जीत, और उसके ज्यादातर कहा जाए कि कांग्रेस और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी बार यहाँ जीत दर्ज की है। जितेंद्र वर्मा यहाँ के विधायक है। खासकर इस सीट की बात की जाए कृतिका, तो यहाँ पर जो कहा जाता है ठाकुर मतदाताओं के साथ साथ ही सबसे बड़ी जो बाहुल्य संख्या है वो निषाद केवट मल्लाह समाज की है, जो अपने प्रत्याशी का भाग्य का तय करता है फैसला कि किसको उनको जिताना है। और इस बार उनकी ही स्वजाति के जितेंद्र वर्मा है, जिनको उन्होंने कमल पर मोहर लगाकर विधानसभा लखनऊ भेजा है। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के लिए फिर एक बार होगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तोड़ता है। इसके लिए वो पूरी कश्मकश में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां मजबूती अपनी बनाई है, क्योंकि जो पूर्व में चाहे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हो बड़े कद्दावर नेता, या फिर कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो कमल खिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे में दोनों दलों, दोनों विपक्षी दल, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अब वहाँ कहा जाए समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, लगातार कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब जो समीकरण अगर देखा जाए कृतिका, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल निषाद पार्टी और आरपीआई अठावले भी अब कोशिश करेगी, क्योंकि आरपीआई जो कहा जाए कि 1962 में आरपीआई के यहाँ से पहली बार विधायक बने थे, और वो आरपीआई भी इस सीट के लिए कहती रही कि जहां पर उनकी जो बाहुल संख्या है, जहां उनके प्रत्याशी पूर्व में रनर रहे हैं, उन पर वो कोशिश करेगी। तो वही निषाद पार्टी की भी मांग है भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में कि जहां उनके जातीय स्वजाति वोट है, बाहुल क्षेत्र है, वहां विधानसभा
राज्यसभा के टिकट उन्हें मिले। तो दोनों पार्टी वहां कोशिश करेंगे। आगामी 2022 के चुनाव में तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में ये सीट रहती है, आरपीआई या निषाद पार्टी, या फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या फिर क्या कहा जाए कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। ये तो आने वाले 2022 के परिणाम ही बताएंगे। जी बिल्कुल। मनोज, यहाँ पर समझना चाहेंगे कि यहाँ देखा जा रहा है कि निषाद और ठाकुर समाज निर्णायक भूमिका में रहता है, किंग मेकर की भूमिका में रहता है, लेकिन यहाँ की जनता का मूड ये भी देखा जाता है कि जनता ने आज तक यहाँ पर हैट्रिक किसी को नहीं लगाने दी है। हर बार यहाँ पर पार्टी में बदलाव चाहा है जनता ने, यहाँ एक भी पार्टी से अपनी पैठ नहीं जमा के रखी है। हर बार कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ होता रहा है। तो इस बार जनता का मूड क्या कुछ समझ में आ रहा है? जी कृतिका, निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ अभी फतेहाबाद विधानसभा में कोई हैट्रिक नहीं लगा पाया है, जनता बदलाव चाहती है। जनता लगातार अपने अपने जनप्रतिनिधियों को परखती है। मैं अगर बात करूं यहाँ के फतेहाबाद विधानसभा के जितेंद्र वर्मा की, तो जनता जितेंद्र वर्मा से नाखुश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो योगी और मोदी का जो चेहरा है वो एक जीत का फैक्टर बनकर सामने आ सकता है। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जानकारी करना चाहा। स्वराज एक्सप्रेस की टीम लगातार गांव फतेहाबाद में नजर बनाए हुए है और लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग कर रही है और जनता की राय जान रही है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश जरूर है लोगों का। विकास कार्य को लेकर जो लाभकारी योजनाएं सरकार की है वो गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसको लेकर नाराजगी जरूर है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उनसे नाराजगी है और योगी मोदी के चेहरे पर ये जो 2022 का जो चुनाव है वो योगी और मोदी के चेहरे पर होगा। तो जनता निश्चित तौर पर योगी और मोदी के चेहरे पर बात कर रही है। तो कहीं समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव है, युवा जो वर्ग है, अखिलेश यादव की तरफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए फतेहाबाद सीट पर फतेह करना एक चुनौती है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए प्रशांत। आप बने रहिए हमारे साथ कुर्सीनामा में। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दो 2025 में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है 7वां देश निकाल दी। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है। असंभव को संभव कर दे वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुर्सीनामा में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी देखा जा रहा है? यदि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तमाम दल यहां पर सक्रिय हैं, लेकिन अब फतेहाबाद सीट पर सपा के लिए काफी चुनौती भरा ये है।
तो अब वहां की यदि ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो वहां का जनता का क्या कुछ मूड समझ में आता है और क्या कुछ वहां पर स्थानीय मुद्दे जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं? जी कृतिका, बिल्कुल स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जनता का मूड, क्योंकि ये ऐसी सीट रही है आगरा की फतेहाबाद कि जनता का मूड दर बदर बदलता ही रहा है और एक प्रत्याशी को कभी उन्होंने हमेशा दल बदले हो तो भले ही उन्होंने पसंद किया हो और जिताकर विधानसभा भेजा हो। जिस तरीके से लगातार इस सीट पर प्रत्याशी बदलते रहे हैं और दल बदलते रहे हैं और सरकारें भी बदलती रही हैं, लेकिन जो विकास फतेहाबाद को मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा जो है निषाद मल्लाह और केवट बेल्ट है, सबसे ज्यादा कहा जाए कि बाहुल्य वोट बैंक है वहां पर, उनका विकास नहीं हो पाया। सबसे बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो तालाबों के विकास को लेकर हो या फिर उनके पट्टे को लेकर हो, नदी विकास का हो, मत्स्य पालन का हो, तमाम मुद्दे जो इन क्षेत्रों में बने हुए हैं, जिसको लेकर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी इन मुद्दों को उठाती रही है। और कल ही उनकी रैली आई है, भाजपा जिताओ आरक्षण पाओ, जो उन्होंने नारा दिया है, और उसी के तहत अब कहा जाए कि जिस तरीके से जो निषाद बाहुल्य फतेहाबाद सीट है, अब उस नारे के साथ भाजपा अपनी मजबूती पकड़ेगी। लेकिन आज भी जो कहा जाए कि जिस नदी को पार करके फतेहाबाद से आगरा की तरफ सदर की तरफ जो लोग आते हैं, वो पुल आज भी पूरा नहीं हो पाया, जिसकी मांग लगातार की जाती रही। हालांकि जो जितेंद्र वर्मा विधायक है, उन्होंने सेतु निगम से उसको पास कराया है, काम जारी हुआ, लेकिन सरकार जो कहा जाए कि समय सीमा अंतिम समय पर है और पुल का कार्य अभी जो शुरू हुआ है, तो उसको वोट बैंक की तरफ से अगर माना जाए, जनता की तरफ से माना जाए, तो वो यही है कि केवल ये लुभावना वादा है। प्रशांत, लेकिन देखा जाए तो तेल मिल बहुत बिल्कुल प्रशांत, लेकिन देखा जाए तो लगातार योगी सरकार सौगातें दे रही है, बीजेपी की ओर से सौगातें आ रही, चूंकि सत्ता पक्ष में है। लेकिन यदि देखा जाए समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साधने की कोशिश में लगी हुई है और वहीं देखा जाए तो प्रसपा से भी उनका गठबंधन का भी चल रहा है। तो ऐसे में लेकर समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां चुनाव को लेकर देखी जा रही है? समाजवादी पार्टी हो चाहे उनके सहयोगी दल, अब जो कहा जाए कि आरएलडी हो, राष्ट्रीय लोक दल हो, पूरी ताकत वहां लगाए हुए हैं। और उसके बाद उनके चाचा शिवपाल के साथ जो गठबंधन की बात अभी सुनी जा रही है, हालांकि आधिकारिक उसकी घोषणा नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल से मुलाकात जरूर की है, लेकिन जब इन दोनों चाचा भतीजों का मिलन कल जो 12:30 बजे अखिलेश यादव पीसी कर रहे हैं, उसके बाद ही तय होगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कृतिका इस जिले की बात की जाए, क्योंकि आगरा जो जिला है वो अनुसूचित वर्ग का बाहुल्य क्षेत्र है और सुरक्षित सीट भी है, चाहे लोकसभा की हो, और फिर जिस तरीके से फतेहाबाद विधानसभा है वहां भी जो सबसे ज्यादा मल्लाह, केवट और निषाद वोट है, तो इस तरीके से पूरे जिले के सिनेरियो को देखें, फिर उसके बाद विधानसभा के सिनेरियो को देखें, तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि भले ही उन्होंने आरएलडी से गठबंधन कर लिया हो, लेकिन जाट और गुज्जर वोट इतना नहीं है कि समाजवादी पार्टी जल्दी से जल्दी वहां भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाए, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की पूर्व में सरकारें रही, उस तरीके से फतेहाबाद को कभी भी विकास का मौका नहीं मिल पाया है। बहुजन समाज पार्टी 2007 में उनके विधायक रहे वहां छोटेलाल वर्मा, तो वहां थोड़ी बहुत जो मिले हैं वो हुई, और उसके बाद जो तमाम काम वहां हुए, पुलों का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ। और समाजवादी पार्टी में जो बहुजन समाज पार्टी के तमाम काम थे वो रोक दिए गए, सड़कों के निर्माण थे खासकर वहां पर, और उसके साथ ही अम्बेडकर ग्रामों का विकास था, उनको रोक दिया गया और उन पर तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि उस समय लोहिया ग्राम बनाए अखिलेश यादव ने, लेकिन उनका भी विकास उतने समग्र तरीके से नहीं हो पाया। उन सब मुद्दों को प्रशांत, लेकिन क्या लगता है यदि माना जाए कि जिस तरह से 2017 में बिल्कुल, लेकिन वही मुद्दे कृतिका मैं बता दूं, लेकिन वही मुद्दे समाजवादी पार्टी को आज महंगे पड़ेंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन क्या लगता है, क्या माना जाए जिस तरह से कल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, गठबंधन को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। मान लीजिए ये गठबंधन होता भी है तो शिवपाल यादव का सपा पार्टी से जुड़ना, अपना वोट बैंक इस पार्टी को देना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्या यहाँ पर सपा की फिर मजबूती समझ में आएगी? देखिए, एक चीज मैं कृतिका और बता दूं अपने दर्शकों को कि समाजवादी पार्टी को आगरा से बड़ा मोह रहा है या प्रेम रहा है। तमाम उनको जो राष्ट्रीय अधिवेशन होते रहे हैं पूर्व में, वो आगरा में ही उनके आयोजित हुए हैं, तो वहां से लगाव समाजवादी पार्टी के जो कहा जाए कि अखिलेश यादव का हो, चाहे उनके पिता संरक्षक मुलायम सिंह यादव का है, और चाचा शिवपाल यादव का भी रहा। जब चाचा शिवपाल यादव ने प्रसपा बनाई तो आगरा से उन्होंने जो अपना पहला रथ वहां से निकाला, तो भारी संख्या में वहां से लोग शामिल हुए हैं। तो ऐसे में अगर ये रहा कि चाचा शिवपाल उनकी पार्टी से अलग रहते थे तो अखिलेश यादव का समीकरण बिगाड़ सकते थे। अब जैसे ही चाचा भतीजे का मिलन हुआ है, और अभी हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है,
कल 12:30 बजे अखिलेश यादव की पीसी हो सकता है, उसकी आधिकारिक घोषणा हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को थोड़ी बहुत उनके जो वोट है, जो डिवाइड हो रहे थे वोट, उसमें मजबूती मिल सकती है। और ये तो खैर आगामी 2022 के परिणाम ही बताएंगे कि जनता अब की बार किसको जीत का सेहरा पहनाती है। और कहा जाए कि विधानसभा लखनऊ भेजती है तो 2022 में ही पता लगेगा। लेकिन अखिलेश यादव लगातार जो है अपने वहां रैली यात्राएं करते रहे हैं। अब उनकी एटा में भी यात्रा होने वाली है, मैनपुरी से एटा की यात्रा होने वाली है, उसके तमाम जगह यात्राएं करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव खासकर, क्योंकि जिस तरीके से वहां वोट बैंक है, उसको साधने की कोशिश करेंगे। जो भी और उनके दलीय नेता हैं, चाहे जो कहा जाता है कि जो निचले पायदान पे जो नेता हैं, उनको समेटने की कोशिश करेंगे अब की बार इस चुनाव को जीतने के लिए। और जिस तरीके से कहा जाए कि आरएलडी का, समाजवादी पार्टी का और बसपा का गठबंधन। जी जी प्रशांत, लेकिन यहाँ यदि कांग्रेस की स्थिति समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस की सक्रियता यहाँ पर कितनी नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, यदि प्रियंका गांधी की बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाई गई हैं और अब राहुल गांधी की भी सक्रियता काफी देखी जा रही है। तो दोनों ही कितना साध पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, यदि पूरे ही चुनाव की बात की जाए तो? और फतेहाबाद में कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो अब इतनी नाजुक है वहां, क्योंकि उनके पूर्व में जो सांसद रहे हैं राज बब्बर, उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष पद भी मिला। लेकिन उतना कहा जाए कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी को भी एक्सपेरिमेंट करके देख लिया गया है, उतना फायदा नहीं हुआ। अब प्रियंका दीदी यहाँ लगातार मेहनत कर रही हैं और तमाम मुद्दे हुए उन्होंने उठाए हैं। हालांकि थोड़ा बहुत जो कहा जाए कि आगरा के क्षेत्र में और फतेहाबाद सीट की बात करेंगे तो थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी को वहां से लाभ मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह के किसान आंदोलन हुआ है और उसमें कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा है वो मजबूती से रहा है। तो जो गुज्जर या वैश्य समुदाय का जो वोट है, किसान, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र है वहां से थोड़ा बहुत फायदा जरूर कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन निर्णायक भूमिका की बात करें तो निर्णायक भूमिका में अभी कांग्रेस नहीं नजर आ रही, क्योंकि वहां के जो कद्दावर नेता हैं वो कांग्रेस से उनका मोह भंग दिख रहा है। उसकी वजह भी आपको बता दूं, उसकी वजह जो है वो कांग्रेस का वीआईपी कल्चर है और जो प्रथाएं आज भी कांग्रेस में चल रही है उससे शायद कांग्रेस बाहर नहीं निकल पा रही है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भले ही कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, लेकिन उनको ये भ्रम निकालना होगा कि जिस तरीके से पूर्व उनकी सरकारें रही हैं, उनके परिवार में जो प्रधानमंत्री पद रहा है, उस मोह से बाहर निकलकर उनके कार्यकर्ताओं की बात उन्हें सुननी पड़ेगी। और खासकर जो कहा जाए जिस तरीके से कार्यकर्ता उनके मेहनत कर रहे हैं उनकी भी दाद उनको देनी पड़ेगी और जमीन पर उतरकर को काम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं वो साफ तौर पर यानी ये कहा जाए कि यहाँ कांटे की टक्कर सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। नहीं, कांटे की टक्कर की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि कांटे की टक्कर तो वहां पिछली बार समाजवादी पार्टी में जरूर रही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने वह जाति समीकरण साधने की बात की है और कहा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जो बसपा सुप्रीमो है वो अब की बार फिर सोशल इंजीनियरिंग का जो दावा कर रही हैं, क्योंकि पिछली बार 2007 की बात करें, 2007 में सोशल इंजीनियरिंग उनको फायदेमंद हुई थी और उनके विधायक वहां से छोटेलाल वर्मा जीत कर आए थे। तो अब फिर एक बार जो कहा जाए कि 2012 में वहां छोटेलाल वर्मा जीते थे, और इसके बाद अब जो वहां पे सतीश मिश्रा लगातार मेहनत कर रहे हैं दलित वोट के साथ ही, जो निषाद मल्ला वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको साधने के साथ ही जाट वोट पर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाए कि पश्चिम का क्षेत्र है तो पश्चिम में जाट बाहुल्य उनके नेता भी हैं, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन चारों जो वोट प्रतिशत उनको अगर संभाल लिया जाए तो फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी वहां जीत हासिल कर सकती है। जी जी धन्यवाद प्रशांत तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।